Good morning, children. After the 3 days, this vacation, I hope that you enjoyed and you also celebrated your festivals. After that, you have this zeal and enthusiasm to start this, restart this job, political science. That's your chapter 4, advocacy. So we already done our very important topics of this chapter related to this chapter, like the president, discretionary powers of president, and we also understand the size of the councils of ministers, their collective responsibility, the position and powers of prime minister, and all that we thoroughly discussed. But before starting today's topic, we will just discuss once again in our what we have already done in our previous classes. And what are all those like that the size of councils of ministers, यानी councils of ministers का size क्या होना चाहिए, उस पर एक डिबेट था. इससे पहले क्या था सिस्टम की councils of ministers में बहुत सारे मेंबर्स भी रख सकते थे, ठीक है. और इसका कारण क्या था कि अगर जो भी कोalition गवर्नमेंट आती थी, कोaliशन गवर्नमेंट आपको समझ में आया होगा कि कोaliशन गवर्नमेंट जो भी आती थी वो अपने ही जो मेंबर्स थे उनको उस गवर्नमेंट में लाना चाहती थी, ठीक है. तो उसका रीजन क्या था कि उसमें जो है बहुत ज्यादा मेंबर्स हो जाते थे. बट आफ्टर दैट अमेंडमेंट वाज देयर, एक अमेंडमेंट हुआ. उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो गया कि टोटल मेंबर्स जितने होंगे उनका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे. और अब हम उसी चीज को फॉलो करेंगे. Now we will discuss about what is collective responsibility. Collective responsibility मैंने आपको यही बताया कि पूरा का पूरा जो काउंसिल होता है, एक परिषद जो होती है, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कलेक्टिवली आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर है. मैंने आपको क्या कहा, द एमिनेंट रोल ऑफ व्हाट इज द एमिनेंट रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एग्जिस्टेंस होती है. जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं. जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं. अब हम बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की. उसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी रीजन से बिकॉज ऑफ दैट की डेथ हो जाए, उससे या कोई और रीजन से उसको रेजिग्नेशन देना पड़े, या पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो उस कंडीशन में पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी, उन सबको रिजाइन करना देना पड़ेगा और अपनी सीट को वेकेट करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि प्राइम मिनिस्टर दे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे स्विम टुगेदर, दे ड्रॉ टुगेदर. डूबते भी एक साथ है और तैरते भी एक साथ है. इट मींस दैट. Now we will talk about some type of bill. कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्लियामेंट में बिल आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अब उनमें से मैं या आप जो है उस बिल से एग्री नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या तो आपको आंख बंद करके उसे एग्री करना ही होगा. यू कैन ओनली गिव योर ओपिनियन, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एग्री ऑन द बिल. अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे एग्री नहीं हो सकता या नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकता, एट दैट कंडीशन यू कैन रिजाइन. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप रिजाइन करके अपनी मेंबरशिप को छोड़ दें, काउंसिल ऑफ जो मेंबरशिप है उसको छोड़. तो समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आपको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज को एक साथ करना, अलग अलग नहीं करना. ऑन द अदर हैंड that you are answerable to the legislature for your portfolio individually. कि आपको जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, या आप पर कोई क्वेश्चन मार्क आता है आपकी वर्किंग पे, तो आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल. अगर ऐसी कंडीशन होती है कि किसी मिनिस्टर को उस समय अपनी सीट जो है छोड़नी पड़ती है, मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ती है. कई बार मैंने पहले भी बताया था ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, रेलवे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, हम कहते हैं कि कोई जैसे कि बॉर्डर रिलेटेड कोई क्राइसिस हो गई, उस कंडीशन में जिसके पास जो मिनिस्ट्री है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो वर्किंग एफिशिएंसी नहीं है, उसने प्रॉपर काम नहीं किया है, या उसने उन रूल्स को तोड़ा है, इस सिचुएशन में उसको अपना
पोर्टफोलियो, अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं। सरकार उसी हालत में गिरेगी जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर मतलब जो एलिगेशन लगा है वो उस प्रोसेस 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है, तब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करेंगे। अदरवाइज अगर कोई इंडिविजुअल है तो केवल इंडिविजुअल सीट खाली होगी, कोई पूरी मिनिस्ट्री नहीं। तो ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर और पोजीशन। ऑलरेडी डन, बट समराइज गो थ्रू दिस कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक एमिनेंट पोजीशन। हमें ये मालूम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक नहीं बनेंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका सिलेक्शन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब जब इलेक्शन होता है तो हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होते हैं उनको अपने उस रीजन से जो है इलेक्शन जीत कर आना होगा। दिस इज द कंडीशन। सेकेंड थिंग कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सिलेक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑल दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस इज द प्रोसेस। Next thing is we can say who is the authorized person here? Prime Minister. Second thing is this कि after the choosing these councils of ministers, Prime Minister also allot portfolios and ranks to these persons. अब आपने देखा था पिछली बार जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि खेल मतलब उससे रिलेटेड थे, मंत्री थे, इस बार उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। आगे जो गवर्नमेंट बनी है, प्राइम मिनिस्टर ने किसको सिलेक्ट किया है किसको नहीं, वो डिपेंड किस पर करता है। डिपेंड अब जो रैंक दी जाती है, जो पोजीशन दी जाती है, वो किस पे डिपेंडेंट है? दैट इज रिटन टू सीनियरिटी एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस। लाल कृष्ण आडवाणी जैसा तो शायद सीनियर कोई बीजेपी में लीडर होगा ही नहीं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से चल रहे थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तब से लेकर आज तक आडवाणी जी को कोई भी किसी भी तरीके को छेद नहीं मिली। यहाँ पर सीनियरिटी और एक्सपीरियंस भी काम नहीं आया। दिस इज एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो कि हम चीजें प्रैक्टिकली क्या देखते हैं। So in this we see कि it depends on the ranks and portfolios which are given to all these ministers depends on what? Depends on their experience and seniority also. Later, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका कैटेगरी अगर हम देखें, कि कैटेगरीज आती है कैबिनेट, काउंसिल, कैबिनेट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको नंबर ऑफ दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स आर बहुत कम होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकेंड थिंग स्टेट मिनिस्टर्स, जो स्टेट के लिए होते हैं। स्टेट मिनिस्टर्स लाइक वी से कि ये राज्य मंत्री है, जो केंद्र, ये जो है केंद्र मंत्री मतलब सेंटर पे है, और ये स्टेट में। जो स्टेट जैसे हमने अभी क्या कहा कि जो हमारे राजस्थान के हैं वो डोटासरा जो है वो शिक्षा मंत्री है, यहाँ पे वो क्या हो गए, वो राज्य मंत्री हो गए। ठीक है, अब होते हैं एक डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कहीं पर इस तरह से उनको कोई असाइंड नहीं होता कि ये आपका पोर्टफोलियो। उनको दीज डिप्टी मिनिस्टर्स आर ओनली जस्ट फॉर द असिस्ट द डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर। उनको असिस्ट करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि उनकी रैंक कम होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। वो जो उनसे काम कराते हैं उनको वही करना होता है। So these three categories ministers are also there. Prime Minister, we can say that play a very pivotal role. एक धुरी का काम करता है चारों, जो हम कहते हैं ना हमारी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, ताकि वे जस्ट टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव, जो पूरी जो हमारी कार्यपालिका है ना, इस कार्यपालिका इस पिवटल के चारों तरफ घूमती है। ये हमारा पीएम है जिसके चारों तरफ ये सब कुछ होता है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं,
प्लस सिविल सर्वेंट पीएम, ये सब पीएम के चारों तरफ है, तो हम कह सकते हैं दैट पीएम प्लेड अ पिवटल रोल इन द एग्जीक्यूटिव। अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की बात करें तो हाईएस्ट जो पार्ट है वो किस कौन प्ले करता है, प्राइम मिनिस्टर प्ले करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एमिनेंट पोजीशन है, वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, सारी लोकसभा की जितनी मीटिंग्स है उनकी चेयरमैनशिप उसकी उनकी अध्यक्षता करता है, उनके गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ओपोनेंट पार्टी क्वेश्चन करती है उनके जवाब देता है वो, है ना। ओवरऑल फॉरेन विजिट्स है, कोई भी ट्रीटी है तो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ये सारा का सारा कौन करता है, प्राइम। क्या प्राइम मिनिस्टर की हमेशा एक जैसा ही रोल रहता है, क्या वो हमेशा ही बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, या उसकी कुछ पावर्स में चेंजेस आते हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए, अब डिपेंड्स ऑन सम सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। अब ये सर्कमस्टेंसेस क्या चेंज आते हैं, मान लीजिए अभी 2 बार से हम देख रहे हैं कि पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट आई, ठीक है, 5 इयर्स का उसने टेन्योर पूरा किया, अभी भी बीजेपी आई है, वी डेफिनेटली नो कि 5 इयर्स कंप्लीट कर। उससे पहले जो एरा चल रहा था वो कोalition, जहां पर कोalition गवर्नमेंट आने लगती है वहां हमें मतलब समझना है, और हमें समझ में आया हुआ है कोalition का मतलब होता है कि जब किसी एक पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो पार्टी दूसरी छोटी छोटी पार्टी के साथ अलायंस कर लेती है गवर्नमेंट बनाने। अगर एक पार्टी सरकार है तो प्राइम मिनिस्टर का दबदबा कैसा रहेगा, उसकी पावर कैसी रहेगी, बहुत पावरफुल होगा, सारे डिसीजन उसके हिसाब से होंगे, उसको किसी से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं ज्यादा, ना किसी से जो है पूछने की जरूरत है, ना ज्यादा नेगोशिएशन की जरूरत है। व्हाटएवर द डिसीजन दीज आर टेकन बाय द लीडर और वी कैन से प्राइम मिनिस्टर, इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट सिचुएशन इज चेंज वेयर, जहां पर कोalition गवर्नमेंट के आते ही प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है पोजीशन वही रहती है, लेकिन उसकी वर्किंग जो प्रोसीड्यूर है या वर्किंग जो है उसमें फर्क आने लगता है। वो कैसे, हमें मालूम है कि कोalition गवर्नमेंट में छोटी छोटी पार्टी जाके पूरी एक गवर्नमेंट बनती है। अब कोalition गवर्नमेंट का सिस्टम ये रहता है कि जो मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी से मतलब जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली होती है, वो सब और अनदर पार्टीज का जब एग्रीमेंट होता है कि हाँ किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, यही लीडर है, तो प्रेसिडेंट उनको कॉल करता है और प्राइम मिनिस्टर बनाता है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन क्या होती है कि देखो, पहली बात यह है कि सबने सहमति दी, तो यहीं पर हमें थोड़ी सी पावर का समझ में आ रहा है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि जहां पर सबने हाँ करी तभी उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मेजोरिटी उस पार्टी का वो नेता है। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट आती है, अगर एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी आ जाती है तो पूछने की जरूरत नहीं है, दिस इज क्लियर। सेकेंड थिंग इज कि अगर कोalition गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है, सेकेंड पोजीशन इज दैट कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर सारे प्रिविलेजेस को यूज कर रहा है, जहां पर प्रिविलेजेस मीन चूजिंग द मिनिस्टर, assigning we can say rank and portfolio to the minister. These are totally these decisions are totally taken by prime minister. और अगर कोalition आती है तो सारा पूछ के, पूरा डिस्कशन के साथ, पूरा नेगोशिएशन के साथ ही सब कुछ होता है। तो जैसे जैसे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी है, कोalition गवर्नमेंट आई है या वन पार्टी गवर्नमेंट आई है, इट डिसाइड्स द पोजीशन एंड पार्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ व्हाट इज द कंडीशन इज दैट अगर कोalition गवर्नमेंट आती है तो कंट्री में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब हम वो डिस्कस करें। देखिए, अगर कोalition गवर्नमेंट आती है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स इंक्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली राइट, क्यों होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है उसे मालूम है कि अब किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी है और बनेगी कोalition गवर्नमेंट, उस समय प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, दिस इज द डिसीजन इज टेकन बाय ओनली बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट निश्चय करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किसे बनाना है, और वो उन्हें भी बनाता है जो
मेजोरिटी यानी सबसे ज्यादा बिग पार्टी जिसको कह सकते हैं, जिसके पास सीटें ज्यादा आई हैं, उनके लीडर को, ठीक है। उस सिचुएशन में डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की बढ़ जाती है, ज्यादा मेजर रोल बढ़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, अब ऐसे सिचुएशन में जो हम प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि उनके पास जो पावर्स है धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगती है कोalition में, क्योंकि अब अकेले उन्हें डिसीजन नहीं लेना है, उन्हें किनके साथ डिसीजन लेना है, जितने भी कोalition पार्टीज जो उनके साथ मिलकर जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है उनके साथ पूरा डिस्कशन करना है, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। तीसरी चीज मैंने बताया कि जो प्रिविलेजेस थे, प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेजेस क्या थे कि अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करना। अब उन्हें अपनी पार्टी के मिनिस्टर्स नहीं, दूसरी पार्टी के भी मेंबर्स को मिनिस्ट्री देनी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ होने का चांसेस रहता है। यहाँ पर हो सकता है सरकार ना भी बने, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे जो मेंबर हैं उन्हें गवर्नमेंट बनाने में या गवर्नमेंट के अंदर सीट दी जाए। ऐसी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती है, तो यहाँ पर क्या प्राइम मिनिस्टर उस पार्ट को यूज कर सकता है जब एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है? नहीं कर सकता। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन कि पार्ट क्या हो जाती है, प्रिविलेजेस क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अथॉरिटी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। किस चीज की अथॉरिटी? अथॉरिटी टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द नेशन। अथॉरिटी वहां कम होती है जहां पर कोई भी पॉलिसीज प्रोग्राम बनाने होते हैं। अब यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग बुलाते हैं और फैसला ले लेते हैं। लेकिन जहां पर कोalition होगी, सारे पार्टी के मेंबर को, उनके लीडर्स को बुला के बातचीत करनी पड़ेगी, पूरा एक डिस्कशन होगा, नेगोशिएशन होगा, और कहीं पर हाँ होगी, कहीं पर ना होगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर डिसीजन लेना आप समझ सकते हैं कि क्या कितनी बड़ा एक चैलेंज है, प्रॉब्लम है। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स है उसके ऊपर एक ब्रेक लगता है, सेल्फ जिसको कहते हैं ना कि डिसीजन लेने, बिकॉज इन दिस नेगोशिएशन और डिस्कशन होता है, और पोल जो है प्री पोल और जो है रीपोल होता है। यानी आप यू आर एग्री विद दिस कि वहां पर पोलिंग होती है, आप वोटिंग करें कि अगर जितनी मेजोरिटी में वोट आ गए तो हाँ जी पॉलिसी बनेगी, और नहीं आए तो नहीं बनेगी। ये सारी सिचुएशन। अब हम ये कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा पार्टी का यूं कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो एक जिसको कहते हैं ना कि पूरा हेड जो था वो एक नेगोशिएटर रह जाता है। नेगोशिएटर मीन्स कि हर चीज को पूछ के करना, हर चीज को डिस्कशन के थ्रू करना। तो ओवरऑल डिपेंड्स ऑन द वी कैन से पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और हमारे इंडिया में से बेहतर तो कोई देश हो ही नहीं सकता इस एमिनेंट पोजीशन को, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को समझने के लिए, क्योंकि हमने कोalition एरा भी देखो और वन पार्टी एरा भी देखो कांग्रेस का, फिर अब हम बीजेपी का भी देखो। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में और उसके पार्ट में कैसे कैसे चेंज। यही सिचुएशन स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे क्या, what is the system, what parliamentary system is adopted at the state level? Same parliamentary system is adopted at the state level. There is a executive who is the head of this executive, chief minister. मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जहां पर स्टेट पर सीएम है, जहां सेंटर पर सीएम है, वहां स्टेट पर सीएम है। जहां स्टेट पर प्रेसिडेंट है, वहां सेंटर पे प्रेसिडेंट है, स्टेट पर गवर्नर है। यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यहाँ भी काउंसिल। सेम पॉलिटिकल सिस्टम, सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो देयर। स्टेट लेवल पे सीएम जो है, उस कंडीशन में जो हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, वो उसके इलेक्शन के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट। मैंने अभी स्टेट जो मिनिस्टर्स की बात की, राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री कहाँ बनेंगे? हर स्टेट में बनेंगे। और उन्हें कौन इलेक्ट करेगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो कि राज्य के अंदर सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो
अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है, जिसको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यहाँ पर सेंटर पे, और स्टेट पे कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान का क्राइसिस पता चल रहा है क्या हो रहा है? आई होप कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और क्या चल रहा है, एमएलए का क्या हो रहा है। ये शायद हिस्ट्री के अंदर इतने टाइम से में कहा जाए, या भी मध्य प्रदेश में इससे पहले हुआ और अब राजस्थान। प्लीज आप देख रहे हैं इन सब चीजों पे क्लियरली चीजें और समझ में आएगी। स्टेट के अंदर जो सीएम है वो अपने मेंबर ऑफ जो एमएलए हैं उनको सिलेक्ट करता है, और गवर्नर वही सिस्टम है, गवर्नर उनको शपथ दिलाता है। सारे प्रोग्राम पॉलिसीज जो है वो सीएम और उसके जो एमएलए हैं वो मिलकर बनाते हैं स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। एंड whatever the subjects are mentioned in state list, they also form the laws on those subjects. उनके कानून बनाते हैं। They just maintain law and order in a particular state. सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा डिफरेंस हम गवर्नर में देखें। गवर्नर का अगर हम इलेक्शन देखो, सबसे पहले हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की और फिर बात करेंगे गवर्नर। प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमएलए और एमपी दोनों इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, ये सिस्टम होता है। गवर्नर, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की और क्या पोजीशन है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए क्या है, बात है, उसे माननी ही पड़ेगी। गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर को कौन चुनता है, गवर्नर को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ वो चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं। सेकेंड थिंग कि प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करता है, चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके, डिस्कशन करके कि भाई हाँ यहाँ का गवर्नर ये आएंगे, उनसे दोनों की थोड़ी सी उम्मीद होनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि गवर्नर जो है तब तक की, वैसे तो 5 ईयर्स है उनकी टेन्योर जो है, बट सुनने में ये भी आता है और ये है भी सही कि जब तक वो प्रेसिडेंट को खुश रखते हैं तब तक गवर्नर अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं। बट एंड अनदर रियलिटी इज, व्हाट इज द अनदर रियलिटी, गवर्नर उनके पास डिस्क्रिशनरी पार्ट प्रेसिडेंट से जाता है, डिस्क्रिशनरी पार्ट प्रेसिडेंट से ज्यादा है। वो कैसे, प्रेसिडेंट गवर्नर को चूज करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, उनके इलेक्शन में एमपीज होते हैं, 5 ईयर्स टेन्योर होता है, बट गवर्नर इज नॉट we can say that answerable, or at any condition we can say कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वो मना नहीं, मतलब आपने देखा प्रेसिडेंट को तो बात माननी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन गवर्नर के ऊपर ऐसी कोई भी शर्त नहीं है, गवर्नर के ऊपर ऐसा कोई भी नियम जो है लागू नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर की मैंने बात की, तो डिस्क्रिशनरी पावर की हम बात करते हैं कि वो और कौन सी पावर्स है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं लेकिन गवर्नर के पास। दो ऐसी पावर्स हैं, वो है दो पावर्स हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक है सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल ये होता है कि जैसे हमने कहा कि गवर्नर जो है कोई भी बिल पेंडिंग रख सकता है, जैसे हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था, कोई भी बिल पेंडिंग रख सकता है। सेकेंड थिंग कि अगर इस कंडीशन के अंदर कि अब हम सिचुएशनल देख लेते हैं कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो सीएम जो है वो गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके सेलेक्ट कर सकता है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया पास, उस कंडीशन के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना होगा, अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी होगी। उस सिचुएशन के अंदर सारी पावर किसके पास आएगी, गवर्नर के पास आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। एंड वन मोर थिंग यह कि गवर्नर जो है एक ही बार में 2-3 स्टेट के भी गवर्नर बन सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है एक स्टेट का एक ही गवर्नर होता है, दो तीन स्टेट के जो है कॉमन एक सिंगल गवर्नर भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नर के पास जो पार्ट है वो कैसे ज्यादा है। और देखें नॉर्थ ईस्ट में कुछ हमारे यू एवरीबडी नो दैट देयर आर सम स्टेट्स एंड सिस्टर्स आर देयर, यहाँ पर गवर्नर को स्पेशल पार्ट दी है। यूनियन टेरिटरी के अंदर भी गवर्नर की पार्ट ज्यादा है लेकिन प्रेसिडेंट की पार्ट नहीं है। तो वी सी की जो डिस्क्रिप्शनरी पार्ट गवर्नर की है वो प्रेसिडेंट से ज्यादा है। और एट दैट कंडीशन गवर्नर जो है वो एक ये कहा जाए कि एक स्टेट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव मीन्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? Bureaucracy means we can say heart of the executive and all the civil servants machinery here. Like we know that UPSC, Public Service Commission, even we can say in technical departments, in mechanical departments, and we can say accounts, auditing, जितने भी यूँ कहा जाए कि जितने भी लोग जो सर्विस सेक्टर में हैं, especially in government, those are all called bureaucrats. These bureaucrats, we already discussed that these are permanent है, fixed tenure है, क्वालिफिकेशन मेरिट के बेसिस पर आते हैं, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के थ्रू होता है, एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि में ट्रेनिंग दी जाती है। तो टोटल हम बात अब पूरी बात यही कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज जो हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए हिंदी में ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं नौकरशाह। नौकर किसके? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का जो काम करते हैं पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन बट फॉर्मुलेशन। तो इन सारे में जिनका इम्पोर्टेंट रोल है वो है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट जिसमें हम कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अनदर दैट सिविल सर्वेंट्स हु आर जस्ट serving the government, making the programs and policies and also implementing them, which is collectively known as bureaucrats. These bureaucrats are called the permanent because they have their fixed tenure. They are recruited through the exam, not by any political leader. They are politically neutral. On the other hand, they are politically accountable also. These bureaucrats, the categories are different. Categories are given here, like we know that civil servants and some military also and all that. So in this way, we come to understand how these bureaucrats they implement and formulate the policy. In India, we will talk about like democracy. भारत में ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे वर्क करती है इसकी बात करते हैं। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें हैं जो कि डेमोक्रेटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किए गए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है वहां पर मतलब सर्विसेज में जो भी ब्यूरोक्रेट्स आएंगे इक्वली उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दे कैन कंप्लीट द एग्जाम ऑन सेम लेवल। रिजर्वेशन पॉलिसीज इज आल्सो देयर, कोटा पॉलिसी इज आल्सो देयर to these reserved jobs. So in this way we come to know that these bureaucrats, these are just recruited in all these offices and all these government sectors through the exam. Then when we talk about their political neutrality, what do you mean by this? गवर्नमेंट आती है जाती है, 5 साल गवर्नमेंट रहती है, नेक्स्ट 5 years के लिए वो नहीं मतलब हो भी सकता है कि सेम गवर्नमेंट है, मतलब सेम पार्टी गवर्नमेंट है जैसे अभी इंडिया में हुआ, और हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए किसी और पार्टी को। उस कंडीशन में ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना होगा? ब्यूरोक्रेट्स को न्यूट्रल रहना होगा।
पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं? पब्लिक के लिए बनाए जा रहे हैं। पब्लिक के लिए बनाए जा रहे हैं तो लोगों की सेंसिटिविटी, लोगों के एस्पायरेशन और गोल्स को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल तरीके से। ऐसा नहीं कि आप बाहर होकर उस चीज में करें, किसी मेजर पार्टी के साथ जो है बात करें। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क थे उन्होंने बात की थी पार्टीशन की। पार्टीशन मैंने आपको क्लियर किया था, जहां पर आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है किसी पार्टी की आइडियोलॉजी में और वो आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, उससे अलग नहीं होना चाहते, आपको नॉन पार्टीशन होकर काम करना पड़ेगा। इफ यू आर ए ब्यूरोक्रेट, आपको नॉन पार्टीशन मेथड से काम करना पड़ेगा। वहां पर किसी एक पार्टी के साथ इंडल्ज नहीं होंगे। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, लेकिन आपको जो काम दिया है आपको ऑनेस्टली do करना। So that's why there are some conditions और also। अब ये जो सिविल सर्वेंट्स है, इनका रिक्रूटमेंट किस एजेंसी के थ्रू होता है? आई नो दैट यू एवरीबडी हियर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी जो है इसकी भी सर्विसेज की कैटेगरीज होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह। और पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल स्टेट्स में होता है, वहां पर स्टेट वाइज जो है इन सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होता है। यूपीएससी के अंदर अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा आईएएस ऑफिसर वगैरह, कलेक्टर जो जिसकी पोस्ट होती है, these are especially I talk about collector here because वो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट है वो इन हर एक स्टेट में कलेक्टर होता है। अब उसके वर्क पर जितना भी ऑब्जर्वेशन है वो सब कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे, लेकिन कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो सेंटर की सर्विस है। और इन बिटवीन भी कोई इस तरह का कोई मामला आता है, कोई करप्शन से रिलेटेड, कोई इलीगल उससे रिलेटेड, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई करेगा वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन हम बात करते हैं कि अगर इस तरह का होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इंटरफेयर करता है उस कंडीशन के अंदर। तो वी थिंक अबाउट कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको न्यूट्रल तरीके से काम करना होता है और अनबायस्ड तरीके से करना। पब्लिक सर्विस देखो, अब इसमें कैटेगरीज की बात करें तो जैसे मैं आपको बता दूं, आईपीएस, आपकी जो आईएफएस सर्विसेज, ये सर्विस जो ग्रुप ए है इसमें आती है। फिर आपके अकाउंट्स रिलेटेड हो गए, है ना, ऑडिट है वो ग्रुप ई में है। इसके अलावा डिफेंस, रेलवे, इनकी कैटेगरी। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हर स्टेट के अंदर होते हैं, स्टेट जो लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। टीचिंग जो आरपीएससी वगैरह एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो थ्रू ऑल दीज एजेंसीज देयर आर डिफरेंट सेपरेट सिस्टम ऑफ choosing the current candidate, and only one system is there. What is this? This is as a competition exam. Through the exam, through the interview, these bureaucrats are recruited, and in this way we know that different categories of these services are. So as a whole we see that कि जो एग्जीक्यूटिव है वो हमने हाईएस्ट हेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर हमने परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स की बात करी। तो परमानेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये परमानेंट है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होता है। पूरी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज कंट्री की बनाना, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको अनबायस्ड तरीके से उसको जो है लागू करना, प्लस सोसाइटी के सारे सेक्शन जो पीपल हैं उन तक उस पॉलिसीज का फायदा पहुंचाना इन ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी। अब इनके ऊपर भी जो है टाइम टू टाइम जो है लिमिटेशंस लगाई जाती है। वर्क एक तरफ इनके पास राइट्स है, एक तरफ इनकी बहुत सारी ड्यूटीज भी हैं, और साथ में इनके ऊपर लिमिटेशन। ओवरऑल आज जो है चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। टॉपिक वाइज एक जो टॉपिक्स हैं हमने बहुत थॉरली डिस्कस किया, एंड I will provide you notes of this chapter also. You go through the chapter. If you have any doubt, you can ask questions. कोई भी डाउट हो आपको एक बार पढ़कर आप पूछ लेना। Tomorrow you can ask. Otherwise, tomorrow we will start some new topics or related to the questions of this chapter. So have a good day.